नमस्कार, एवन तहलका से हाजिर हूँ मैं सोनम गाबा लेकर आपके लिए खास कार्यक्रम A1 हेल्थ, जहाँ हम बात करने वाले हैं मौसम बदलने के अनुसार जो भी बीमारियां आप लोग फेस करते हैं उसके बारे में। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जितेंद्र गिल जी, जो कि सदस्य है हरियाणा आयुर्वेदिक बोर्ड से। तो दर्शकों, आज इस विषय पर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आयुर्वेद के पास मौसम से बदलती बीमारियों का क्या इलाज है। तो अगर आपके पास भी मन में कोई सवाल हो तो हमें कॉल करके राय ले सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते रहेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। जी सर, बातचीत कर रहे हैं मौसम में जब बदलाव आता है तो अक्सर काफ़ी तरह की बीमारियां जो फेस करते हैं लोग, तो ऐसे में किस किस तरह की बीमारियां खास तौर पर देखने को मिलती हैं? देखिए, जैसे ही कोई भी सीज़न चेंज होता है, जैसे गर्मी से सर्दी आती है या सर्दी से गर्मी आती है, तो अनेक प्रकार की बीमारियां आती है। जैसे कि अब शीत ऋतु या सर्द ऋतु का मौसम शुरू होगा, जैसे ही सर्दी आएगी तो सर्दी आने से तरह तरह की बीमारियां बढ़ जाती है, जैसे नज़ला, जुकाम, खांसी, कफ की प्रॉब्लम आम साधारण देखते हैं हम सर्दियों में। उसके साथ साथ जैसे बुखार, जवर की समस्या बढ़ जाती है लोगों में, और जिनको भी जैसे स्किन की प्रॉब्लम, काफ़ी ड्राइनेस वगैरह स्किन में शीत ऋतु में या सर्दियों के मौसम में बढ़ जाती है। उसके साथ साथ जैसे जो अस्थमा के पेशेंट हैं, दमे के मरीज हैं, उनको कंजेशंस या दमे के अटैक बढ़ जाते हैं सर्दियों की वजह से। और हार्ट के जो पेशेंट हैं, जिनको हृदय रोग की कोई बीमारियां हैं, उसकी भी संभावनाएं बढ़ जाती है। या जो जोड़ों के दर्द के मरीज हैं, उनके जोड़ों के दर्द की दिक्कत भी सर्द ऋतु में बढ़ जाती है। तो शीत ऋतु में अनेक प्रकार की जो खासकर जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं, जो अबोव 60 आप कह सकते हैं, सीनियर सिटीजन्स को काफ़ी समस्याएं शीत ऋतु में होती हैं। तो आयुर्वेद में इसका बड़ा विस्तार से वर्णन है कि बिल्कुल सर्द ऋतु में हम क्या खाएं, क्या ना खाएं, और किस प्रकार से सर्द ऋतु में हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो सर, ऐसे में आपने बताया कि जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको खास तौर पर जो बीमारियां हैं वो पकड़ लेती हैं, पर बच्चों में भी प्रॉब्लम ज़्यादातर देखी जाती है कि खांसी, जुकाम, नज़ला ये सब काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इसका क्या कारण है, उसका क्या इलाज हो सकता है आयुर्वेद के पास? नहीं, ये बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि बच्चों में देखने में आता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं उनको सर्दियों के ऋतु में खासकर नज़ला, जुकाम, खांसी की समस्या रहती है, और वो समस्या बार बार उनको तंग करती रहती है। हर 10-15 दिन बाद वो ठीक हो जाते हैं, फिर वो दोबारा हो जाती है जी। तो उसके लिए एक बहुत ही कारगर औषधि आयुर्वेद में बताई गई है, और उसमें क्या कर सकते हैं, तुलसी, अदरक और शहद बड़ा इजीली अवेलेबल है, हर घर पे अवेलेबल है। तुलसी, अदरक, शहद का आप प्रयोग करें नियमित रूप से। जो भी छोटे बच्चे हैं, तुलसी का रस, अदरक का रस और शहद बराबर मात्रा में मिला के रखें आप, और आधा चम्मच, जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं उनको आधा चम्मच तक दे सकते हैं, और जो 2 या 5 साल के बीच में उनको पूरा 1 चम्मच भी आप उसका रस दिन में 2 या 3 बार चटाएं। और बच्चों को, खासकर छोटे बच्चों को इस ऋतु में थोड़ा दही, लस्सी या फ्रीज की ठंडी चीज़ों से बचा के रखें, और उनको जब भी चाय या दूध दें उसमें अदरक, तुलसी, इलायची, लौंग ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें, जिससे ताकि बच्चों को कफ की प्रॉब्लम ना रहे। और पिछले समय में हम देखते थे कि बुजुर्ग माताएं होती थी जो वो बच्चों को सर्दियों के मौसम में खासकर जायफल या हर्ड ऐसी चीज़ें रगड़ के पिलाती थी बच्चों को, जो बहुत लाभकारी रहती है। उसका प्रयोग कर सकते हैं आप। और तुलसी, अदरक और शहद रामबाण की तरह काम करता है बच्चों में, छोटे बच्चों में, उनकी इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करता है, और जो नज़ले, जुकाम, खांसी की समस्या उससे भी बचा। तो सर, ये तो आपने बताया कि खांसी और जुकाम से किस तरह बचा जा सकता है, पर अक्सर देखते हैं कि जैसे ही खांसी और बुखार आपको आता है तो साथ ही वायरल की बहुत ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है कि खांसी हुई नहीं और साथ ही बुखार चढ़ गया। तो इसका क्या कारण रहता है और इसका इलाज क्या रहेगा? हाँ, देखिए, वायरल फीवर सर्दियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। और वायरल के लिए कोई लंबी चौड़ी एंटीबायोटिक्स का इसमें रिजल्ट नहीं आता। तो वायरल फीवर को इम्यूनिटी, यदि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि आपकी शरीर की ठीक है तो आप इसको आसानी से ठीक कर सकते हैं। और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में बहुत ही अचूक नुस्खे हैं, और ख़ासकर ऐसे कफजनक फीवर होता है जो सर्दियों के फीवर होते हैं, उसके लिए आयुर्वेद में कफ कुठार रस है, लक्ष्मी विलास रस है। उसके साथ साथ आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छी औषधि है हल्दी। और ख़ासकर जो जिनको बार बार ज़्यादा फीवर हो जाता है तो अजवाइन अपने हर घर में अवेलेबल रहती है। चाय, जब भी रात को आप 1 बार चाय पिएं तो उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल के उस चाय का सेवन करें, तो वो कफ के लिए और बुखार के लिए बहुत लाभकारी है। बिल्कुल। तो सर, ये तो बात हुई कफ, कोल्ड की और फीवर की। साथ ही मेरा अगला आपसे सवाल कि सर्दियों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम जो है सबसे ज़्यादा तंग करती है लोगों को, जो त्वचा है सिकुड़ने लगती है, बहुत ड्राई रहती है, तो क्या रीज़न है इसका? और सबसे अगला मेरा सवाल आपसे साथ ही ये रहेगा कि क्या जो मार्केट में मॉइस्चराइज़र वगैरह उपलब्ध होते हैं
वो बेनिफिशियल रहेंगे या फिर कोई घरेलू नुस्खा है बहुत ही बेहतर इसके लिए? जी देखिए, ड्राइनेस की समस्या बहुत बढ़ जाती है सर्द ऋतु में। इसका मुख्य कारण तो यह है कि एक तो सर्द ऋतु में हमारी फिजिकली एक्टिविटीज घट जाती हैं, कम हो जाती हैं, और पसीना जिस वजह से शरीर में आ नहीं पाता, तो पसीने के कारण भी थोड़ी बहुत ही ड्राइनेस कम हो सकती है। लेकिन तो उस ड्राइनेस के खत्म करने के लिए बहुत अच्छा आयुर्वेद में वर्णित है कि शीत ऋतु में अभ्यंग, अभ्यंग का मतलब है मालिश, शरीर पे मालिश करें। सप्ताह में कम से कम 2 दिन तो आप बिल्कुल सर, इस बारे में जानेंगे आपसे। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर एक कॉलर वीरेंद्र जी सिरसा से जुड़ चुके हैं। जी वीरेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, जैसे मौसम चेंज होता है, गर्मी से सर्दी में आते हैं, तो हर सीजन में मेरे को बुखार की शिकायत होती है, वायरल बुखार होता है मेरे को हर सीजन में, इससे कैसे? हाँ देखिए वीरेंद्र जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जैसे ही सीजनल चेंज होता है, बहुत कुछ लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कमजोर होती है। बिल्कुल। तो उस रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जैसे आयुर्वेद में बहुत से आहार विहार, मैंने आपको बता रहा हूँ टीवी से भी, जैसे कि आप हल्दी का प्रयोग करें, तुलसी, अदरक और शहद। उसके साथ साथ सीजनल, जैसे ही सीजन चेंज होता है तो ये व्यक्ति विशेष की नेचर हो जाती है। किसी किसी व्यक्ति को बहुत जल्दी कोई बीमारी पकड़ लेती है जी। तो उसमें उसको सावधानी बरतनी पड़ेगी। और जैसे ही सीजन चेंज हो, अपने खान पान पे, खासकर जैसे शीत ऋतु में शाम की, कई लोग ऐसा होता है रात के बाद भी दही खाते रहते हैं, लस्सी ले लेते हैं शाम को। आहार विहार पे हमें फोकस करना पड़ेगा। शीत ऋतु में विशेष ध्यान रखें कि जब भी आपको मौसम चेंज हो, जैसे ही आपकी सर्दी आनी शुरू हो, आप ठंडे पानी का परित्याग कर दें, या ताजे पानी की बजाय उसकी जगह हल्का सा गर्म पानी, हल्का गर्म पानी पीना शुरू करें। और खान पान में खासकर विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो ऋतु के अनुसार फल होते हैं उनका सेवन आप ज़्यादा करें। और हल्दी, जैसा कि मैंने बताया कि इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में बहुत लाभकारी है। और यदि आपको बुखार की समस्या बार बार होती है तो उसमें आप गिलोय का भी प्रयोग कर सकते हैं। गिलोय का भी प्रयोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, हम बातचीत कर रहे थे ड्राइनेस की। आपने बताया कि अगर तेल से मालिश की जाए तो ड्राइनेस का जो है इलाज किया जा सकता है। तो ऐसे में और किन किन तरीकों से इनका इलाज किया जा सकता है? देखिए, ड्राइनेस में हाँ, तेल की मालिश सबसे लाभकारी है। उसके बाद जैसे हम शीत ऋतु में मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा, जो खासकर जो ओल्ड एज पेशेंट है, सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग लोग हैं, तो उनको तो मालिश रामबाण की तरह काम करती है। कि एक तो उनकी संधि सूल, जो जोड़ों में दर्द की दिक्कत बढ़ जाती है, या ओल्ड एज में आपको समझते हैं कि जकड़ाहट, पैरों में दर्द, इस टाइप की समस्या रहती है, तो यदि आप उनकी रेगुलर मालिश करेंगे, रात को सोते समय ना या सोने से पहले अपने पाँव को गर्म पानी से, हल्का गर्म पानी से पाँव को अच्छी तरीके से धो के रात को पाँव पे भी हल्का तेल लगा के स्निग्धता करें। और जैसे कि आपने मार्केट में अवेलेबल जितने भी मॉइस्चराइजर्स हैं या वो हैं अवेलेबल हैं, उनको यूज़ कर सकते हो, आप देख सकते हो। और इसमें एक एलोवेरा होता है, घृत कुमारी का पेड़ होता है, वो नेचुरल रूप से अवेलेबल है हर घर में। एलोवेरा का बहुत ही ज़्यादा फायदा और वो स्किन के लिए रामबाण की तरह काम करता है। जब भी आप स्किन में, सर्दियों में स्किन में आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो एलोवेरा का गुद्दा आप उस पर लगा सकते हैं स्किन में, और ड्राइनेस में बहुत अच्छा काम करता है। जी बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ सौरभ जी कॉलेज झज्जर से जुड़ चुके हैं। जी सौरभ जी, अपना सवाल पूछिए। जी सौरभ जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं। जी सौरभ जी, आप अपना सवाल सीधे हमारे गेस्ट से रख सकते हैं। जी लगता है उससे संपर्क टूट गया है। बिल्कुल। तो सर, आप बता रहे थे कि किस तरह से जो मालिश करके या फिर एलोवेरा का प्रयोग करके ड्राइनेस को दूर किया जा सकता है। सर, ये तो बात हुई ड्राइनेस की, पर कई लोगों को देखा है कि उनके होंठ फट जाते हैं, जो एड़ियां हैं उनमें दरारें आने लगती हैं। काफ़ी लोग इस चीज़ से परेशान रहते हैं, सर्दियों के दिनों में खासकर। तो ऐसे में इसका इलाज क्या बताएंगे आप? हाँ देखिए, शीत ऋतु में होठों की बहुत बड़ी समस्या रहती है, और खासकर जो माताएं बहनें घरों पे काम करती हैं उनकी एड़ियां वगैरह फट जाती हैं। एड़ियां फट जाती हैं। उसके लिए बहुत ही कारगर है तिल का तेल जी। और जब भी हम स्नान करते हैं, हल्के गर्म पानी से सर्दियों में हम नहा सकते हैं। स्नान के बाद हमें क्या करना चाहिए, उसको दोनों हमारे जो एक तो नाभि है, सुंडी में, उसमें तेल लगाएं, उससे होठ फटने में बड़ा लाभ मिलता है। और हल्की सी कोई भी क्रीम, वैसलीन वगैरह कुछ भी आप लगा सकते हैं होठों पे, वो होठों को फटने से बचाएगी। उसके साथ साथ आप खाने में कुछ ऐसी चीज़ें खाएं। शीत ऋतु में नेचुरल रूप से जो तिल का तेल है, रामबाण की तरह काम करता है, वो पैरों की एड़ियों को फटने नहीं देगा। बिल्कुल। और उसमें पूरा आराम मिलेगा। तो हमारे साथ यहाँ पर अशोक कुमार जी कॉलर जुड़ चुके हैं भिवानी से। जी अशोक कुमार जी, अपना सवाल पूछिए। जी लगता है कि तकनीकी खराबी के कारण उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। तो सर, आप बता रहे थे कि होंठों के फटने और दरारें जब आ जाती हैं एड़ियों में, तो उससे किस तरह से बचा जा सकता है, आपसे जानेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रोहित जी टोहाना से हमारे साथ हैं। जी रोहित जी, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरे फादर साहब की एज है 60 के आसपास, उनके जोड़ों में दर्द रहता है सीजनल टाइम पे। 60 के आसपास एज है उनकी?
तो हाँ रोहित जी, उसमें बहुत अच्छी औषधियाँ हैं आयुर्वेद में, जैसे कि योगराज गूगल है, श्रीनाथ गूगल है, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं किसी आयुर्वेदिक उससे कंसल्ट करके। उसके साथ साथ आप ना जैसे ओल्ड एज पर्सन्स के लिए सर्दियों में खासकर एक तो तिल या तिलकुटा बहुत अच्छा रहता है, तिल का सेवन ज़्यादा कराएं, उसको तिल तेल का प्रयोग कराएं। और उसके साथ साथ हल्दी, सौंठ, मेथी, ये चीज़ें खाने में उनको ज़्यादा दें और हल्का गर्म दूध दें। और वात नाशक औषधियाँ बिल्कुल शुरू करके वातवर्धक कोई भी आहार विहार ना दें, जैसे कि उनकी दही बंद कर दें या थोड़ा लस्सी बंद कर दें, चावल कम, राजमा, छोले, ऐसी चीज़ें खाने में बंद कर दें। और इसके साथ साथ अलसी एक इजीली अवेलेबल है। पहले लोग माताएं बहनें सर्दियों के ऋतु में ना अलसी का सेवन करते थे बुजुर्ग लोग। अलसी बुजुर्गों के लिए रामबाण की तरह काम करती है। शुगर के साथ साथ ना जोड़ों के दर्द में भी बहुत लाभकारी है। जोड़ों के दर्द में भी लाभकारी है जी, बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, अशोक जी। जी अशोक जी, अपना सवाल पूछिए। जी अशोक जी, अपना सवाल पूछिए। ऐसे मैडम, मेरे ना पैरों के जो तीसरी उंगली है ना जी, उसके अंदर ना थोड़ा खुजली वगैरह, एलर्जी वगैरह हो जाती है। जैसे जुराब वगैरह मैं डालता हूँ ना जी, जुराब वगैरह डालते हैं, तो उसके अंदर ना खुजली, एलर्जी सी हो जाती है और उसमें खुजली के बाद जख्म हो जाता है और उसमें से पानी निकलने लगता है। बिल्कुल जी। तो सर ये समस्या काफी लोगों में देखी जाती है कि सर्दियां शुरू होते ही उनके हाथों पैरों की जो उंगलियां हैं कहीं ना कहीं गलने लग जाती हैं या फिर वो सूज जाती हैं। तो क्या रीजन क्या है इसका और क्या इलाज है? फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे हाँ, उस वजह से ये ज्यादा होती है। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा नुस्खा मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप रात को सोएं, सोने के बाद, सोने से पहले आप गर्म पानी से पाँव को धोएं और उसके लिए एक तेल बना लें। आप घर पे ही बना सकते हैं, इजीली अवेलेबल है। जैसे नीम ले लें, थोड़े से नीम के पत्ते और थोड़ा सा लहसुन, और उसको किसी भी तेल में, तिल के तेल में या सरसों के तेल में या नारियल के तेल में उबाल के उस तेल को बना के रखें। रात को सोते समय वो तेल लगाएं आप अपने दोनों ही पैरों के बीच में, अच्छी तरीके से उंगलियों के बीच में लगाएं जहाँ फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो डेफिनेटली आपको कभी भी इन फ्यूचर सर्दियों में कभी भी फंगल इन्फेक्शन नहीं होगी और पैरों की ये समस्या आपकी बहुत ही बढ़िया सलाह। हमारे साथ यहाँ पर संजय जी कॉलर गुड़गांव से जुड़ चुके हैं। जी संजय जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब। जी संजय जी, अपना सवाल रखिए। जी संजय जी बताइए। डॉक्टर साहब मुझे ये पूछना है, सर्दियों में जो ये बाजरा खाते हैं, ये ज्यादा खाने से कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, देखिए बाजरा बहुत अच्छी औषधि के रूप में काम करता है। शीत ऋतु में बाजरा प्रवृत्ति से उष्ण होता है, गर्म प्रवृत्ति का होता है। और ऐसा पहले बुजुर्ग लोग होते थे या हरियाणा की अपने कल्चर रही है कि सर्दियों में बाजरे की रोटियां या बाजरे की खिचड़ी ज़्यादा खाई जाती थी। बहुत ही कारगर है और इसमें आयरन और कैल्शियम, नेचुरल रूप में रिच सोर्स ऑफ आयरन एंड कैल्शियम है बाजरा। तो बाजरा सर्दियों में बहुत लाभकारी रहता है। बाजरे का आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। और सर्द ऋतु में बाजरा खाने से आपको बहुत सी समस्याएं, जैसे जोड़ों के दर्द के पेशेंटों को मैंने बताया, जोड़ों के दर्द में बड़ा लाभ मिलेगा बाजरा खाने से। और जिनको नज़ला जुकाम खांसी की दिक्कत रहती है बार बार सर्दियों में, तो बाजरे की प्रवृत्ति उष्ण होती है, गर्म होने की वजह से उसमें भी आपको आराम मिलेगा बाजरा खाने से। और आयरन और कैल्शियम, जिनमें आयरन खून की कमी रहती है या हड्डियों में दर्द रहता है, कैल्शियम की कमी रहती है, तो बाजरा रिच सोर्स है आयरन और कैल्शियम का, तो बाजरे का आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और जिनको बार बार सूखी खांसी, कई लोगों को ना खांसी की प्रॉब्लम रहती है, तो बाजरे की खिचड़ी यदि आप देसी घी वगैरह डाल के खाएंगे तो वो शुष्क खास बोलते हैं, जो उसमें बड़ा लाभ करेगा, उसको भी लाभ मिलता है उससे। जी संजय जी, आई होप आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो सर ये तो हमने बात की ड्राइनेस की और साथ ही साथ खांसी और बुखार की। अगला सवाल मेरा आपसे ये कि सांस की समस्या, सांस लेने में काफी दिक्कत रहती है कई लोगों को, तो इस बारे में आपसे जानेंगे। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर सुरेश जी कैथल से कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जी सुरेश जी, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब मेरे मिसेज के बहुत पुरानी खांसी है, सूखी है जी, और बहुत से एक्सपर्ट डॉक्टर से मतलब राय ले ली, लेकिन उसका आराम नहीं मिल रहा सर। और सर्दियों में तो बहुत ज्यादा हो जाती है, सारी रात बैठ करके खांसते खांसते निकालती है जी। जी देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है इन्होंने कि कह रहे हैं सूखी खांसी है, मतलब उसमें बलगम या कफ वगैरह प्रोडक्टिव नहीं है, वो कफ वगैरह नहीं आती। तो ऐसे पेशेंटों को मैं सलाह दूंगा, एक तो वो सबसे ज़्यादा तो प्राणायाम पे फोकस करें। जो हमारे लंग्स हैं उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए आप भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ईजिली है, उसमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ डीप ब्रीदिंग, आपने लंबा गहरा सांस लेना और छोड़ना, उससे आपके फेफड़ों की वाइटल कैपेसिटी इंक्रीज होगी और आपके फेफड़े मजबूत होंगे। यदि आपके लंग्स मजबूत हो जाएंगे तो आपकी उस खांसी में 50% इसी प्राणायाम से ही आराम मिल जाएगा। उसके साथ साथ देखो, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताना चाहता हूँ कि सौंठ, मिर्च और पिपली, ये तीनों बराबर मात्रा में लेके इनका आप काढ़ा बना सकते हैं। या जब भी आप अपने ऐसे पेशेंट्स को चाय या दूध जब भी पिए, वो
दूध का सेवन करें या चाय का सेवन करें, या हल्के गर्म पानी में उसका कवाथ बना के आप इनका तुलसी का, अदरक का, सौंठ का और काली मिर्च का डाल के, और थोड़ा उसमें इलायची और लौंग भी डाल सकते हैं, उसका दिन में 1 या 2 बार उसका काढ़ा पिए, उससे सूखी खांसी में आराम मिलेगा। और साथ साथ सूखी खांसी वाले पेशेंट यदि लक्ष्मी विलास रस और संजीवनी वटी, ये आयुर्वेद में बड़ी इजीली अवेलेबल मेडिसिन है, और उसमें वासा अवलय आता है एक आयुर्वेद में, वासा अवलय, उसका प्रयोग करें। और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आप उसमें च्यवनप्राश वगैरह सर्दियों में इजीली अवेलेबल रहते हैं, आप च्यवनप्राश का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन उसका अच्छी प्रकार से आप प्रयोग करें और किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करें तो आपको डेफिनेटली इस शुष्क खांसी से आराम मिल जाएगा। ये एलर्जी एक प्रकार से सर्दियों में खासकर ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सर ये तो उन्होंने बात की खुश खांसी की, लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि कईयों को कफ रहती है, साथ ही बलगम की उनको समस्या रहती है, तो ऐसे में क्या इलाज हो सकता है आयुर्वेद के पास? हाँ देखिए, जिनको प्रोडक्टिव कफ होती है, जिनको मतलब बलगम ज़्यादा आती है, कफ ज़्यादा आता है, तो उसका आयुर्वेद में कंसेप्ट है कि अग्निमंद है, जो हम खाते पीते हैं उसका प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं हो सकता। और जो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि मैंने बताया सौंठ, मिर्च, पीपली, ये क्या पाचक अग्नि को प्रदीप्त करेंगे और प्रोडक्टिव कफ को खत्म करेंगे। और शहद है वो भी नेचुरल रूप से कफ का शमन करता है, तो शहद का सेवन कर सकते हैं। और प्रोडक्टिव कफ वालों को एक विशेष सलाह मैं ये देना चाहूँगा कि वो रात को जब भी खाना खाते हैं तो रात का खाना थोड़ा जल्दी खाएं और हल्का लें। रात का भोजन हल्का खाने से हल्का रहे और जल्दी रहे रात का खाना। बिल्कुल। तो हमारे साथ यहाँ पर सिरसा से बूटा सिंह जी एक दर्शक जुड़ गए हैं। जी बूटा सिंह जी, अपना सवाल पूछिए। सर डॉक्टर जी नमस्ते जी। नमस्कार जी। हम जवाक को ना 6 महीने का जवाक है जी, छोटा बच्चा जी। दस्त लगे हुए हैं, उसे आराम नहीं आ रहा। अच्छा, तो क्या 6 महीने के बच्चे को अगर दस्त लगे होते हैं, देखो एक नेचुरल उसमें मैं बताता हूँ, आप किसी पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें, उसमें एंटीबायोटिक वगैरह बहुत अच्छे तरीके से वो दे सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा कारगर हर्ड, छोटी हर्ड आप कहीं से भी ले लें, किसी भी पंसारी से छोटी हर्ड ले लें, और उस हर्ड को रगड़ के उसकी 5-4 बूंदें दिन में 3-4 बार दे दें उसको। 10-10 बूंदें, अगर 6 महीने का बच्चा है तो 10-10 बूंदें दिन में 3 बार दें। उससे हर्ड देने से उसके दस्त ऑटोमेटिकली रुक जाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया सलाह। आई होप आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा बूटा सिंह जी। तो सर आप बातचीत कर रहे थे कि सांस की समस्या काफ़ी लोगों को बढ़ जाती है, अस्थमा जो है काफ़ी मेजर स्टेज पर पहुंच जाता है जब मौसम बदलता है, तो ऐसे में क्या सलाह देंगे? आयुर्वेद के पास ऐसे कौन से घरेलू नुस्खे हैं जिससे कि सांस की जो गति है उसको समांतर किया जा सकता है, उसको ठीक रखा जा सकता है? देखिए, आयुर्वेद में बहुत अच्छी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जो खासकर सांस के मरीजों के लिए। तो इसमें कासमर्द का पेड़ होता है, जो पीले पीले फूल आते हैं उसमें, और आप अपनी टीवी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये इजीली अवेलेबल प्लांट है थ्रू आउट हरियाणा, आप कहीं भी देख सकते हैं इसको। तो ये प्लांट है जो इसके बीज हैं, उनकी बीज की फलियाँ बहुत ही गुणकारी रहती हैं कासमर्द पेड़ की, और अस्थमा, जुकाम, खांसी, नज़ला हर चीज़ में इसका प्रयोग हो सकता है। इसकी ये छोटी छोटी फलियों से बीज निकलते हैं, इन बीजों को आप उसमें सुखा के पाउडर बना के आधा चम्मच ले सकते हैं, या इसकी चाय या दूध की तरह, कॉफ़ी की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये अस्थमा के पेशेंटों को बड़ा लाभकारी रहता है। और दूसरा, अस्थमा के मरीजों को मेरी ये सलाह रहेगी कि सर्द ऋतु में, सर्दियाँ आते ही उनको सबसे पहले सावधान रहने की जरूरत होती है, क्योंकि अस्थमा के पेशेंटों को सर्द ऋतु बड़ी घातक होती है, बड़ी घातक रहती है जी। और उनको इनर वगैरह पहन के, और मौसम जैसे एकदम से कमरे से बाहर निकलें तो थोड़ा सा टेम्परेचर का ध्यान में रखते हुए उस बात पे विशेष रूप से फोकस करें। और उष्ण चीज़ें, गर्म चीज़ों का सेवन वो ज़्यादा करें सर्द ऋतु में, जैसे कि आप उनमें गर्म तिल का तेल है, या तिल कुटा है, या अलसी है, मूंगफली है, हल्दी है, ये ऐसी चीज़ें उनका सेवन ज़्यादा। जी बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ पर राजेश जी कॉलर जुड़ गए हैं। जी राजेश जी, अपना सवाल पूछिए। जी राजेश जी, अपना सवाल पूछिए। जी, संपर्क लगता है उनसे हमारा टूट गया है। जी बिल्कुल। तो सर आप बता रहे हैं कि किस तरह ये तेल जो है काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है अस्थमा के मरीजों के लिए। बिल्कुल। तो सर जोड़ों की अगर की दर्द में बात करूँ, जोड़ों में दर्द रहना सर्दियों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में बढ़ जाती है। लोग कहते हैं कि इवन यंगस्टर्स ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि हाँ हमारी बैक में पेन है या फिर हमारे जोड़ों में दर्द है। तो ऐसे में क्या रीज़न रहता है कि खास तौर पर ये मौसम जो है जोड़ों के दर्द को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है? क्या रीज़न रहता है इसका? देखिए, सर्द ऋतु में ना स्वभाव से ही आयुर्वेद कहता है कि वायु प्रकोपित हो जाती है। शीत ऋतु में वायु शीतता की वजह से, वायु रोग बढ़ने की वजह से, वात की वजह से पेन रहने लग जाता है सारे ज्वाइंट्स में, या छोटे मोटे ज्वाइंट्स, और खासकर जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस या आम बात के मरीज होते हैं उनकी समस्याएं बढ़ जाती है सर्द ऋतु में। तो ऐसे में देखिए, सबसे ज़्यादा कारगर तो यही रहता है कि आप खान पान पे विशेष ध्यान रखें, ऋतु के अनुसार आप फल सब्जी या उसका। सर आपसे जानेंगे, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर भिवानी से कॉलर अशोक जी जुड़ गए हैं। जी अशोक जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते जी अशोक जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी।
सर मेरे 2 दिन से ठंड के साथ जुकाम है और आज बुखार की शिकायत की है। अच्छा, 2 दिन से खांसी जुकाम और आज बुखार की शिकायत भी है। तो इसमें कुछ नहीं, आप बिल्कुल या तो हल्का फुल्का शाम का खाना कुछ दिन 2-3 दिन शाम का खाना बिल्कुल हल्का फुल्का लें या जल्दी लें, उसको बंद कर दें। और दूसरा उसमें आप देखिए इस चीज़ का काढ़ा बना के आप आज ही पी लीजिए, मुलेठी और उसमें थोड़ा सा सौंठ और काली मिर्च और थोड़ा सा वो डाल लें, अजवाइन डाल के इसका काढ़ा दिन में 2 बार ले लें। इसी से आपको 1-2 दिन में ही बुखार और जुकाम खांसी से आराम मिल जाएगा। बिल्कुल, तो आई होप आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो सर, जोड़ों के दर्द की हम बात कर रहे थे कि यंगस्टर्स तक जो है शिकायत करते हैं इस मौसम में कि हमें बैक एक है, तो ऐसे में क्या सलाह देंगे आप? किसी की तरह की फिजिकल एक्टिविटी या फिर कोई घरेलू नुस्खा जो कि मदद करेगा उन्हें इस प्रॉब्लम से निजात दिलाने में? जोड़ों के दर्द के लिए देखिए सबसे ज़्यादा लाभकारी मैंने बताया कि हल्दी, मेथी, उसके साथ आप सौंठ और गर्म दूध और उसके साथ साथ आप तिल कुटा या तिल का तेल वगैरह ले सकते हैं। तो जोड़ों के दर्द में और सबसे ज़्यादा लाभकारी आयुर्वेद में एक योगराज गूगल बड़ा इजीली अवेलेबल मेडिसिन है जोड़ों के दर्द के लिए। योगराज गूगल का सेवन करने से वेट लॉस भी होता है, वजन भी कम करता है और वो शरीर के मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म को भी तंदुरुस्त करता है और उसके साथ साथ वो जोड़ों के दर्द में भी आराम करता है। योगराज गूगल का आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल। रवि जी यहाँ पर पानीपत से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी रवि जी, अपना सवाल रखिए। जी रवि जी, अपना सवाल रखिए। जी मैडम, मेरा 10 साल का लड़का है, उसको मतलब कि जुकाम नहीं जाता, उसका जुकाम की प्रॉब्लम रहती है। जी देखिए, जुकाम जिनको ज़्यादा जुकाम की प्रॉब्लम रहती है या जिन बच्चों को लगातार इसकी प्रॉब्लम से वो आक्रांत रहते हैं, तो उनको सबसे पहली सलाह मेरी ये है कि एक तो सर्द ऋतु में उनके हल्के गर्म पानी से स्नान कराएं और रात को सोते समय उनकी दोनों नाक हैं जो उनमें हल्का सा तेल, अणु तेल आयुर्वेद में बड़ा इजीली अवेलेबल है, अणु तेल लगाएं। यदि अणु तेल अवेलेबल नहीं है तो घर पे कोई भी सरसों का तेल हो या नारियल तेल है, रात को सोते समय बच्चे की नाक में हल्का 1-1 बूंद उसकी डालें और उसके साथ साथ उसको खाने पीने में विशेष ध्यान रखें। दही, लस्सी, फ्रिज की ठंडी चीज़ें ये बिल्कुल अवॉइड करें ऐसे बच्चों को जिनको ज़्यादा जुकाम की समस्या रहती है। दूसरा, उसमें भुने हुए चने, सर्द ऋतु में खासकर बच्चों को चने भून के उसको एक बारीक पाउडर बना लें उनका, मिक्सी वगैरह में, ग्राइंडर वगैरह में। उस भुने हुए चनों में थोड़ी सी मिश्री या देसी खांड वगैरह मार लें ताकि वो बच्चा आसानी से खा सके। उसकी आधा चम्मच दिन में 2 बार दें। जब भी उसको चाय या दूध आप पीने के दें, बच्चे को अदरक और तुलसी ज़रूर डालें उसकी चाय या दूध में, उससे बड़ा लाभ मिलेगा। और शहद का सेवन निरंतर कराएं ऐसे बच्चों को जिनको बार बार जुकाम की समस्या रहती है, तो शहद का प्रयोग करने से भी उनकी समस्या ठीक हो जाएगी। तो सर बिल्कुल आखिर में आपसे मेरा ये सवाल कि आप क्या टिप देना चाहेंगे खास तौर पर इस मौसम में, किस तरह का जो है आहार विहार रहना चाहिए, किस तरह की जो एक्सरसाइजेज रहनी चाहिए खासकर सर्दियों के मौसम में? देखिए, सर्द ऋतु वैसे आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट से सोचा जाए तो सर्द ऋतु सेहत बढ़ाने का मौसम होता है कि सर्द ऋतु में हमारी पाचक अग्नि काफ़ी प्रदीप्त हो जाती है और इसमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम करता है। जो भी हम खाएं पिएंगे वो अच्छे तरीके से पच जाता है। तो सर्द ऋतु में व्यक्ति को बिल्कुल अच्छा आहार विहार लेना चाहिए। मधुर अम्ल रस युक्त पदार्थ लें, जैसे दूध, पनीर, अच्छी हैवी डाइट्स ले सकता है क्योंकि इस दौरान ना रातें लंबी होने की वजह से आप अच्छे तरीके से सो पा सकते हैं और आपके शरीर को पूर्ण पोषण मिलता है। दूसरा, सर्द ऋतु में सर्दी से बचने के लिए आप अपने आप को जब भी बाहर निकलें या सुबह की जॉगिंग पे जाएं तो अपना पूरी तैयारी के साथ ऊनी कपड़े या इनर वगैरह डाल के ही निकलें। और उसके साथ साथ रात को सोते समय जब भी सर्द ऋतु में आप सोएं तो अपने पैरों को ज़रूर आप गर्म पानी से धोएं, उन पर थोड़ा सा तेल, आप बेहतर तो ये रहता है कि तेल का आप पैरों के साथ साथ नाभि और नाक में वगैरह में भी तेल लगा के सोएंगे तो वो बहुत लाभकारी रहता है सर्द ऋतु में। उसके साथ साथ सर्द ऋतु में एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। फिजिकली वर्क हमारा घट जाता है सर्दियों के मौसम में, तो यदि हम एक्सरसाइज करेंगे सर्द ऋतु में तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमसे सर्दियों से जुड़ी इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने हमसे शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और विषय पर चर्चा को लेकर। तब तक के लिए अपनी दोस्त सोनम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।